नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। 1993 में राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही प्रचलित फिल्म आई थी जिसका नाम था दामिनी, और उसका एक डायलॉग जो लोग आज तक याद करते हैं वो था जब सनी दियोल कोर्ट रूम में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। बड़ा घिसा पिटा डायलॉग है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हम मानकर ये बैठ गए हैं कि हमारी जो देश की अदालती प्रक्रिया है वो बहुत टाइम टेकिंग है, उसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है इस समय, चाहे हाई कोर्ट्स में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उन फैसलों को सुनाने के लिए जजों की संख्या बहुत कम है। तो एक बड़ा सवाल है कि आज जजों की नियुक्ति चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में हो, क्यों नहीं हो रही है। और इसके पहले कि मैं आगे का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको बताना चाहती हूं कि कानून मंत्रालय ने अभी हाल में 3 फरवरी को लोकसभा के पटल पर एक डेटा रखा था, और ये कानून मंत्रालय का डेटा है इसलिए गलत नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, यानी कि लंबित केसेस की जो संख्या है वो 63,186 है, और सुप्रीम कोर्ट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 34 जजों की स्ट्रेंथ है। लेकिन इस समय सिर्फ 30 जजेस हैं, यानी कि 4 वैकेंसीज खाली हैं। उसी तरीके से हाई कोर्ट के पेंडिंग केसेस की जो संख्या कानून मंत्रालय ने रखी है वो है 56,82,567, और देश के 25 हाई कोर्ट्स में जो जजों की वैकेंसी खाली है वो है 419। तो आज मैं हाई कोर्ट की बात नहीं करूंगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में बात करूंगी। और इस नियुक्ति का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम 5 जजों की वो संस्था है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में बनाई जाती है। उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले आए थे, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का गठन हुआ। और ये कहा गया कि ये कोलिजियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पालन करेगा, उसका सम्मान करेगा, जिसमें कि सरकार या एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो इस उद्देश्य से ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम बनाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब जो इस सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम पर आरोप लग रहे हैं वो इसी तरीके के हैं कि कोलिजियम मनमाने तरीके से काम करता है, सरकार की दखलंदाजी इतनी हद तक है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कभी कभी विवश हो जाता है कि सरकार के डायरेक्शंस पर ही काम करे। ये तमाम तरीके के आरोप सामने लग रहे हैं। अब इसको लेकर आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहती हूं, जिससे आपको इस बात का विश्वास होगा कि जो मैं कह रही हूं वो सच है। 2019 में, यानी कि ठीक 2 साल पहले सितंबर के महीने में, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट विजया कमलेश ताहिल रमानी का केस आपको याद होगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है उसने उनका तबादला मेघालय हाई कोर्ट में कर दिया गया था, जो कि बहुत छोटा जज, अब बहुत छोटा कोर्ट देश का माना जाता है। और ताहिल रमानी जो कि देश की सबसे सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज मानी जाती थी, और उनके इस तबादले को देकर तमिलनाडु का जो बार एसोसिएशन है उसने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र के लातूर में भी इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। और फिर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने विवश होकर क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब में ये लिखा कि वी हैव कोजेंट रीजंस फॉर द ट्रांसफर एंड वी विल रिवील व्हेन द टाइम कम्स। आज तक हमें ये नहीं पता कि जस्टिस ताहिल रमानी का ट्रांसफर मेघालय हाई कोर्ट में क्यों किया गया, क्योंकि वो रीजंस सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कभी भी नहीं बताता। और इसीलिए समय समय पर आरोप लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एक कुकून में काम करता है, उसके डिसीजंस के बारे में ना कोई गाइडलाइंस है ना कोई प्रोटोकॉल्स हैं, किसी को नहीं पता कि किस बेसिस पे, किस आधार पर ये कोलिजियम डिसीजंस ले लेता है। तो ये तो जस्टिस ताहिल रमानी की बात थी। अब लेकिन आपके सामने मैं रखना चाहती हूं जस्टिस अकील अब्दुल हामिद कुरैशी का केस,
जिन्हें 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजने का फैसला सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने कर लिया था, लेकिन फिर कोलिजियम उनके ट्रांसफर के फैसले पर 2 महीने बैठा और उसके बाद केंद्र सरकार ने कोलिजियम को चिट्ठी लिखी। और क्या चिट्ठी लिखी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कोलिजियम ने 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक रेजोल्यूशन अपना अपलोड किया और उस रेजोल्यूशन में यह लिखा गया था कि जस्टिस कुरैशी को अब त्रिपुरा हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उनके पास केंद्र ने कुछ मटेरियल भेजा है। अब जस्टिस कुरैशी के खिलाफ क्या मटेरियल है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने ऐसा कह दिया है, इसलिए सबको मान लेना चाहिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की मनमानी नहीं, उनका वेवर्ड तरीका नहीं, तो इसे कैसे देखा जाए। लेकिन अब उन्हीं जस्टिस कुरैशी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जस्टिस कुरैशी गुजरात हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज रहे हैं और उन्होंने 2010 में अभी के जो गृह मंत्री हैं यानी कि अमित शाह को जेल भेजा था फेक एनकाउंटर के केस में। जो सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस था उसमें अमित शाह को जेल भेजा गया था। तो अब लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि जस्टिस कुरैशी ने क्योंकि अमित शाह को आड़े हाथों लिया था, इसलिए अब उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नहीं, एक बड़ा कोर्ट था, वहां न भेजकर उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट भेजा गया। लेकिन जस्टिस कुरैशी की मुसीबतें लगता है कि कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि जस्टिस कुरैशी का रिटायरमेंट त्रिपुरा हाईकोर्ट से 6 मार्च 2022 में ड्यू है और ये कहा जा रहा है कि अगर उनको अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा तो जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनको 62 साल में रिटायर होते हैं और फिर उसके बाद 3 साल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए जाते हैं ताकि 65 साल में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाए। यानी कि 3 साल उस जज को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मिले ताकि वो 3 साल सुप्रीम कोर्ट को अपने जीवन के दे सके। तो अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब द वायर में एक छपी खबर के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जस्टिस कुरैशी के नाम को लेकर ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ना एलिवेट किया जाए, इसको लेकर काफी कुछ हलचल मची हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की अगर हम माने तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जस्टिस रोहिंटन फली नारिमन ने यह कहा है कि वो किसी भी जज की नियुक्ति नहीं करेंगे जब तक जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। अब आपको बता दें कि जस्टिस कुरैशी के नियुक्ति को लेकर ही ये सारा मामला नहीं है। जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कब होगी, कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा इनडेफिनिट सी चीज नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो जजेस की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कैसे बिहेव करता है उस पर बात करनी चाहिए। अब आपको बता दें कि 5 हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो इस समय रिटायरमेंट के लिए ड्यू हैं और उनका रिटायरमेंट अभी अगस्त के महीने तक 5 हाई कोर्ट्स के जो जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे। उनमें से कौन कौन है? जस्टिस सुधाकर फरवरी 13 को रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं, उनका रिटायरमेंट अप्रैल 13 को है। जस्टिस राधाकृष्णन, उनका रिटायरमेंट 28 अप्रैल को है। चीफ जस्टिस मेनन का रिटायरमेंट 31 मई को है। चीफ जस्टिस नारायण स्वामी का रिटायरमेंट जून 30 को है। यानी कि 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, जिसमें कि इलाहाबाद, तेलंगाना, मणिपुर, ये उत्तराखंड, ये सारे हाई कोर्ट्स के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं जो कि रिटायर होंगे और जिनकी एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी को फिल करने के लिए है। लेकिन ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि जो जस्टिस रोहिंटन फली नारिमन ने कहा है कि जस्टिस कुरैशी को जब तक एलिवेट नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी और जज की नियुक्ति के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से कोलिजियम में मतभेद शुरू हो गए हैं अपॉइंटमेंट्स को लेकर। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 4 वैकेंसीज अभी हैं जो फिल नहीं की गई हैं और अगर ये 5 जजेस और अगस्त के महीने तक रिटायर कर जाएंगे तो ये वैकेंसीज 4 से बढ़कर 9 हो जाएंगी। तो सवाल ये उठता है
कि जो न्यायिक प्रक्रिया, जो अदालतों के जो लंबित केसेस हैं, उनकी फेहरिस्त ऑलरेडी इतनी लंबी है, और अगर जजेस की नियुक्ति समय पर नहीं होती तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? आम आदमी को, जिसकी एड़ियां घिस जाती हैं समय समय पर अदालतों में जाकर, और सिर्फ होपलेसनेस उसको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसे क्या मिलता है? तारीख पर तारीख। और तारीख पर तारीख क्यों मिलती है? क्योंकि जजेस हैं ही नहीं, जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है। और यहां पर आपको एग्जाम्पल मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दिया है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो कोर्ट्स हैं, उनकी हालत इससे भी बदतर है। उस पर आज मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम पर ही करना चाहती हूं। अब आपको बता दूं कोलिजियम के आलम क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम पिछले 1 सालों में एक बार भी नहीं बैठा है। 4 वैकेंसीज ऑलरेडी हैं। 5 जजेस के रिटायर करने के बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये वैकेंसीज 9 हो जाएंगी। तो सवाल आज ये उठता है कि कोलिजियम के काम करने का तरीका क्या है, किस आधार पर कोलिजियम अपने डिसीजंस लेता है, चाहे वो ट्रांसफर का हो, चाहे अपॉइंटमेंट्स का हो। ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। और जस्टिस कुरैशी जैसे काबिल जज को त्रिपुरा हाईकोर्ट क्यों ट्रांसफर किया गया, उसके बारे में हमें नहीं पता। उनका भविष्य सुप्रीम कोर्ट में हमें कब दिखेगा, इसके बारे में भी हमें नहीं पता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को का जो कोलिजियम है, उसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो जिम्मेदारियां अपनी ठीक से पूरी नहीं कर रहा है। कम से कम जस्टिस कुरैशी के मामले में तो ये बिल्कुल साफ है। अब आपको बता दें कि कुछ बातें सिर्फ लीगल सर्कल्स में उसकी बात की जाती है, लोग उसे महसूस करते हैं, लेकिन उन बातों को कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं लाता है, सिवाय इसके कि कुछ पत्रकार जो इसकी हिम्मत करते हैं बात करने की, या कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो थोड़ी हिम्मत करते हैं कि इसके बारे में लिखें। अब आपको बता दें कि बार बार जस्टिस कुरैशी के बारे में यही कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अमित शाह से टक्कर ली थी, उनको जेल भेजा था। इस बात को लेकर अब उनका चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे उनका एलिवेशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन एक अनिश्चितता उनके भविष्य को लेकर बनी हुई है। एक और आरोप जो बार बार लगता है और जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि जस्टिस कुरैशी एक खास समुदाय से आते हैं, और ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्हें इसीलिए मार्जिनलाइज किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कोलिजियम आपस में मिल नहीं पा रहा या कंसेंसस नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी गलत बात तो ये है, ये शर्मनाक बात है कि 5 जज सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 साल से आपस में रजामंदी नहीं कर पा रहे कि भाई किसको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए कि नहीं लाया जाए, क्योंकि 5 जज बैठते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई अगर किसी न किसी जज की स्ट्रॉन्ग व्यू है, चाहे कुरैशी के ऊपर हो चाहे किसी और के ऊपर हो जी, तो भाई फिर आप मेजॉरिटी से करिए, 3:2 करिए। ये जो पूरा सिस्टम इतना ओपेक हो गया है कि कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं ये लोग। और एग्जीक्यूटिव का मेरे ख्याल से एक्सेसिव इंटरफेरेंस है कोलिजियम में, तो उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को लेके कोलिजियम को तो नहीं एक्ट करना चाहिए, एंड कोलिजियम कैन आल्सो पुट डाउन इट्स फुट। तो अब आपके सामने कुछ मैं बड़े सवाल रखना चाहती हूं, जिस पर आपके फीडबैक का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। मेरा पहला सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम अपनी जिम्मेदारी या अपना काम ठीक से कर रहा है? इस पर गौर करिएगा। मैंने आपको उदाहरण भी दिए हैं, इसके बारे में हमें जरूर लिखिएगा। और अगर नहीं कर रहा है, जैसा कि परसेप्शन बन रहा है, तो फिर जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात कही गई थी, यानी कि एनजेएसी की बात कही गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इसका विरोध क्यों किया, इसे स्ट्राइक डाउन क्यों किया? क्योंकि ऐसा लगता है कि ना सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम काम कर रहा है और ना ही उसने एनजेएसी बनने दी। तो आज उस पर गौर करने की बात है। जहां तक जजेस की नियुक्ति का सवाल है, तो सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट पर के कोलिजियम पर हावी है या फिर कोलिजियम सरकार पर हावी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसका एक और एग्जांपल आपको देना चाहती हूं। अभी हाल में आपने देखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जो जज हैं, जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला, उन्होंने पॉक्सो के तहत बहुत सारे फैसले सुनाए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उनका टेन्योर 2 साल का किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के डिसीजन को सरकार ने पलटकर अब उनका जो टेन्योर था वो 1 साल का कर दिया।
तो जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सरकार ने यूनिलैटरली एक डिसीजन ले लिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का डिसीजन था। तो यानी कि जो कोलिजियम को लेकर जो मतभेद हैं और बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम क्या सरकार के निर्देश पर काम करता है या सरकार कोलिजियम के साथ मिलकर काम करती है। तो फिर अगर ऐसा है तो कोलिजियम जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहेगी, दखलंदाजी नहीं होगी, तो वो सारी बातें आज ऐसा लगता है कि तितर बितर हो गई हैं। और अगर तितर बितर हो गई हैं तो फिर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा, लोग अपनी न्याय कैसे मांगेंगे, ये सारी बातें आज खुलकर सामने आती हैं जिस पर गौर करने की बात है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, जैसे मैं आज कुछ लोगों से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि कोलिजियम में मतभेद अक्सर होता है। तो कोलिजियम में अगर 5 सदस्यों का कोलिजियम है तो 4:1, 4:2 या 4:3 का डिसीजन हो सकता है, लेकिन जजेस की नियुक्ति को लेकर रोक नहीं लगाई जा सकती। यानी कि उस नियुक्ति को, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को या जजेस के ट्रांसफर को आप स्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है और उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको साथ में दिए हैं। तो ये तमाम बातें आज गौर करने वाली हैं कि कोलिजियम सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्रशांत भूषण ने भी इसके पहले जब ये कोलिजियम वर्सेस एनजेएसी की बात पूरी जब कोर्ट में आई थी, जो कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया था, तो ये तमाम बातें प्रशांत भूषण ने भी उस समय ये कहा था कि जो एनजेएसी का सिस्टम है वो कोलिजियम का दूसरा ही एक पहलू है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये तमाम बातें उस समय भी हुई थी। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अगर कोलिजियम अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, जजेस की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो उसका खामियाजा आम आदमी को क्यों भुगतना पड़ रहा है। मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पेंडिंग केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से लगभग 63,146 केसेस पेंडिंग हैं, तो ये केसेस तो पेंडिंग बने ही रहेंगे अगर जजेस की नियुक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक जज की कैपेबिलिटी बात करेंगे तो कोई जज एक ह्यूमन मशीन या रोबो नहीं है कि वो एक के बाद एक फैसले सुना देगा। इसलिए इस समय जरूरत है कि जो वैकेंसीज खाली हैं उनकी नियुक्ति हो और काबिल जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बैठाया जाए। और जहां तक काबिलियत का सवाल है तो जस्टिस कुरैशी की काबिलियत पर एक नहीं बल्कि आज ऐसे तमाम हजारों वकील और जजेस हैं जो कि उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं और नहीं खड़ा करते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि अगर जस्टिस कुरैशी का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो वो संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लोग जो आज अपनी एड़ियां घिस रहे हैं, न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको तारीख पर तारीख मिल रही है, तो उनकी न्याय का क्या होगा, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। और अगर जजेस ही नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और चलते चलते आपको बताना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।